सेम भारत का आर्थिक इतिहास भाग 2। इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कालीन और ब्रिटिश कालीन तटकर नीति का अध्ययन करेंगे। संरक्षण अथवा शुल्क नीति से आशय किसी देश में लगाए जाने वाले आयात और निर्यात पर कर की नीति से है। भूमिका 19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश सरकार की तटकर नीति व संरक्षण नीति प्रोटेक्शन पॉलिसी भारतीय माल के निर्यात को निरुत्साहित करने तथा ब्रिटिश माल से भारतीय बाजार को भर देने की थी। भारत के ऊपर स्वतंत्र व्यापार फ्री ट्रेड की नीति को थोप दिया गया, जबकि इंग्लैंड ने अपने लिए संरक्षण की नीति को अपनाया। ब्रिटेन ने भारत में अपनी मंडी का विस्तार करने के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाए, उनमें से एक था भारत में ऐसे समय में मुक्त व्यापार नीति थोपना जब यहाँ के उद्योगों का ह्रास हो रहा था। भारत को ब्रिटिश वस्तुएं निःशुल्क या नाम मात्र के शुल्क पर भारत आने देने के लिए बाध्य किया गया, जबकि भारत में बनी वस्तुओं के इंग्लैंड में आयात पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंपनी काल के अंतिम चरणों तक भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने के लिए शासन की ओर से किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिला। 19वीं व 20वीं सदी में अनेक भारतीय विद्वानों ने मुक्त व्यापार नीति का अनुमोदन किया, यद्यपि उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया कि इस प्रकार की नीति भारतीय उद्योगों के विकास में बाधक होगी। श्री गोपाल कृष्ण गोखले का 9 मार्च 1911 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में दिया गया भाषण इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सन 1921 के पूर्वकालीन भारत की संरक्षण नीति मुख्यतः मुक्त व्यापार नीति से प्रभावित थी। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उद्योगों की अवस्था में सुधार करना चाहती रही, क्योंकि उन्हीं की वस्तुओं का वह निर्यात करती थी, किंतु कालांतर में इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस नीति का विरोध किया। ब्रिटिश संसद में सदस्य टाइनी ने कहा था, हमारी आर्थिक नीति का सामान्य सिद्धांत यह हो कि इंग्लैंड की बनी हुई वस्तुएं भारत में बेची जाएं, जिसके बदले में एक भी भारतीय वस्तु न ली जाए। सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री H.H. विल्सन ने इस नीति की पुष्टि की, जिसके फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रुख बदल दिया। यह 19वीं सदी का काल था जिसमें मुक्त व्यापार नीति जड़ पकड़ रही थी। इस काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश उद्योगपतियों के सहयोग से भारत के लिए एक ऐसी प्रशुल्क नीति को अपनाया जो भारतीय कुटीर उद्योग के लिए घातक सिद्ध हुई। कच्चे माल पर लगाए गए शुल्क की दर 3.5% थी, जबकि निर्मित वस्तुओं पर वह केवल 5% तक होती थी। कंपनी के काल में संरक्षण नीति के मुख्य बिंदु भारतीय माल को निरुत्साहित करना, ब्रिटिश माल को संरक्षण प्रदान करना, भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतियोगी का सामना करने के लिए शासन की ओर से किसी प्रकार का संरक्षण न दिया जाना। आयात और निर्यात कर लगाने का मुख्य उद्देश्य देश में आयात निर्यात कर लगाने का मुख्य उद्देश्य उद्योग धंधों को संरक्षण न होकर राजस्व की वृद्धि करना मात्र था। इंग्लैंड के वस्तुओं के आयातित माल पर केवल 3.5% कर लगता था, जबकि भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर 10% कर लगाया जाता था। इसी प्रकार ब्रिटिश ऊनी वस्तुओं पर आयात कर 20%, जबकि भारतीय ऊनी वस्तुओं पर 30% था। इंग्लैंड आयातित लोहे पर 5 शिलिंग प्रति टन के हिसाब से कर लगाता था, जबकि भारत को भेजे जाने वाले लोहे पर कुछ भी कर नहीं लगता था। भारतीय चीनी और ब्रिटिश चीनी पर समान आयात कर लगाया जाता था। भारतीय शराब पर प्रति गैलन 15 शिलिंग
कर लगता था और वेस्ट इंडीज की शराब पर केवल 9 शीलिंग प्रति गैलन के हिसाब से कर लगता था। उपयुक्त नीति के परिणाम स्वरूप जो भारत 18वीं शताब्दी में विश्व भर में सूती वस्त्र का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक था, वहीं 70 वर्ष की छोटी सी अवधि में विदेशों से बने माल का एक बड़ा उपभोक्ता मात्र बनकर रह गया। अब भारत सूती वस्त्र के आयातों से में प्रधान स्थान पर हो गया, जबकि 18वीं सदी में उसे विश्व के निर्यातों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त था। प्रथम विश्व युद्ध पूर्व भारतीय संरक्षण नीति। भारत पर तो स्वतंत्र व्यापार नीति लागू की गई, लेकिन इंग्लैंड ने अपने लिए संरक्षण नीति का ही पालन किया। ब्रिटेन ने भारत में अपनी मंडी का विस्तार करने के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाए थे वे थे, ऐसे समय में भारत को मुक्त व्यापार नीति थोपना, जब यहाँ के उद्योगों का ह्रास हो रहा था। भारत को ब्रिटिश वस्तुएं निःशुल्क या नाम मात्र के शुल्क पर प्राप्त हो रही थी, जबकि भारत पर इंग्लैंड में कड़े निर्यात कर लगाए गए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंपनी काल में इंग्लैंड के उद्योगों को संरक्षण दिया गया और भारतीय उद्योगों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे।